नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य धारा के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित LT सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए LT सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के GS के पेपर के कुछ प्रश्न हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, ये पूछा गया है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो तो देख लेते हैं पहले। इसका सही उत्तर वो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर होगा कोई नहीं, क्योंकि सदन के सदस्य के रूप में यानी कि विधायक के रूप में राज्यपाल उसको पहले से जितने भी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिला देते हैं, और उसी में से है जो किसी एक सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि वो पहले से सदन के सदस्य के रूप में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का विवेचन किया गया है? भाग 9, 10, 11, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होती है वो है जिला परिषद, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से तीनों को जाना जाता है। और एक बार और देख लेते हैं, इसमें भाग 10 में है जो 10 में क्या है, 10 में है SC ST के क्षेत्रों का उल्लेख। और भाग 11 में है संघ और राज्यों के आपसी संबंध का, संघ और राज्यों के आपसी संबंध का जिक्र संविधान के भाग 11 में किया गया है। और 12 में है वित्त, संपत्ति और संविदाओं का उल्लेख और संविदाएं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित
में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? यानी कि पूछ रहा है तेल रिफाइनरी किस राज्य में नहीं है? गुजरात में नहीं है, या केरल में नहीं है, या छत्तीसगढ़ में नहीं है, या पश्चिम बंगाल में नहीं है। गुजरात के कोयली क्षेत्र में तेल शोधनशाला है, और केरल के कोच्चि क्षेत्र में तेल शोधनशाला है, और पश्चिम बंगाल के हल्दिया क्षेत्र में तेल शोधनशाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई तेल रिफाइनरी या तेल शोधनशाला नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। ये विश्व भूगोल का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? इनमें से आपको बताना है 3 नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है और 1 नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर या फिर गिलबर्ट रिवर। इसका सही उत्तर है वो है ऑरेंज रिवर, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश में बहती है। दक्षिण अफ्रीका देश में बहती है और इसकी लंबाई है 2200 किलोमीटर। और सबसे खास बात यह है कि यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक आप ये भी लगा सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये हंटर, फ्लिंडर्स, ये है गिलबर्ट। गिलबर्ट का G, फ्लिंडर्स का F और इधर ऑस्ट्रेलिया। गर्लफ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया में बुलाकर हंटर से मारा। GF गर्लफ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर हंटर से मारा। थोड़ा फनी ट्रिक है लेकिन आप लोग याद रख लेना। गर्लफ्रेंड को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर हंटर से मारा। G से गिलबर्ट, F से फ्लिंडर्स, हंटर और देश का नाम ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? यानी कि जनसंख्या है वो नकारात्मक रही है। 2001 से लेकर 2011 की दशकीय वृद्धि दर है जो ऋणात्मक रही है। क्या केरल में रही है, क्या सिक्किम में रही है, या नागालैंड में रही है, या फिर मणिपुर में रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है नागालैंड, जिसमें नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें 2001 से 11 की 10 वर्षीय अवधि यानी कि दशकीय वृद्धि दर के बजाय नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी। वो थी -0.60%। इतने लोग हैं जो 10 सालों में कम हो गए, ज़्यादा नहीं हुए, कम हो गए थे। इसमें थोड़ा उल्टा हो गया बाकी राज्यों की तुलना में। अगला प्रश्न है माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय
जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? माल्थस एक भूगोलवेत्ता थे। उनके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावी उपाय कौन सा है? युद्ध है, या आपदा है, या जन्म नियंत्रण है, या फिर सामाजिक बुराइयां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जन्म नियंत्रण के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। जन्म नियंत्रण माल्थस, जन्म नियंत्रण माल्थस, जनसंख्या नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? जीवोम, जिसको अंग्रेजी में बायोम कहते हैं, BIOMES, बायोम्स। जीवों में एक ऐसा घटक होता है जिसमें पेड़ पौधे या पादप और जीव जंतुओं के मध्य एक सामुदायिक संरचना स्थापित की जाती है। सामुदायिक संरचना। पेड़ पौधे प्लस जीव जंतुओं के बीच में, उसे जीवोम कहा जाता है। अब आपको बताना है जीवोम का भाग कौन सा नहीं है। रेगिस्तान नहीं है, या घास स्थल नहीं है, या पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, या फिर टुंड्रा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पारिस्थितिक तंत्र है, जो जीवोम में नहीं आता है। अब देखिए जीवोम में क्या क्या आता है। 3 तो ये हो गए, रेगिस्तान, रेगिस्तान, घास का स्थल, टुंड्रा और शंकुधारी वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये सब है जो जीवोम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, क्या ये असम में स्थित है? क्या ये उत्तराखंड में स्थित है? क्या ये राजस्थान में स्थित है? क्या ये उत्तर प्रदेश में स्थित है? असम में है वो है एक तो मानस और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, और उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, और राजस्थान में है सरिस्का, रणथंभौर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में स्थित है। खीरी जनपद, और ये नेशनल पार्क नेपाल के बॉर्डर के समीप है। इस नेशनल पार्क का उत्तरी भाग नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, वो याद रख लेना। इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, उसका नाम है सुहेली नदी। सुहेली नदी इसके दक्षिण भाग से गुजरती है। दुधवा नेशनल पार्क के दक्षिण भाग से गुजरने वाली नदी का नाम है सुहेली नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? जनगणना का महाविभाजन। क्या ये 1911 में है या 1921 में है या 1951 में है या 1991 में है? इस समय यानी कि पहले उत्तर बता देते हैं। उसका उत्तर है 1921। 1911 से लेकर 1921 के बीच में 77 लाख यानी कि 10 साल में 77 लाख जनसंख्या कम हो गई थी। और प्रतिशत में बात करें तो -0.31% जनसंख्या है जो कम हो गई थी 1911 से 21 के बीच में। इसलिए इसको जनसंख्या का या जनगणना का महाविभाजन वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। 1921 महाविभाजन। अगला प्रश्न है SRI विधि किससे संबंधित है? गेहूं से, कपास से, सरसों से या फिर धान से? SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। उत्तर मिल गया होगा आपको। सही उत्तर है धान से संबंधित है। इसमें चावल की कम पानी में चावल की अधिकतम पैदावार के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है उसमें ज़मीन के अंदर नमी को बनाए रखने के लिए ज़मीन में नमी बनाए रखने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नालियाँ बनाकर ज़मीन को में थोड़ा थोड़ा पानी है जो छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दी हुई है फसल और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उसमें लगने वाले कीट। तो 3 विकल्प तो सुमेलित है और एक विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। मूंगफली के कीट का नाम फली छेदक है या चना के कीट का नाम फली छेदक है या धान के कीट का नाम बंका है या मक्का के कीट का नाम तना छेदक है? मक्का में जो कीट लगता है वो तना छेदक होता है जो तने को खोखला करता है, ये बात सही है। और धान यानी चावल में जो लगता है वो बंका होता है, वो इसको खोखला कर देता है, ये भी सही है। और चने में जो लगता है चने की फली को है जो उसमें छेद कर देता है उसे फली छेदक कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये है जो मूंगफली में जो फली छेदक नहीं लगता है उसका उत्तर यही है। मूंगफली में लगता है वो होती है सफ़ेद कीट होता है जिसको सफ़ेद लट कहते हैं। ये जड़ और पत्तियों को खाती हैं तथा इसका जो मादा कीट होता है, मादा कीट जो मई जून के महीने में
ज़मीन के अंदर है जो अंडे देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दी हुई है और दूसरी तरफ फसल की प्रजाति दी हुई है, जिसमें से 3 है जो सुमेलित है और 1 है जो असुमेलित है। क्या मूंगफली की प्रजाति कौशल है? क्या सरसों की प्रजाति वरदान है? क्या अलसी की प्रजाति चमत्कार है? क्या चना की प्रजाति उदय है? जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है अलसी चमत्कार। चमत्कार है जो अलसी की प्रजाति नहीं है, चमत्कार है जो आलू की प्रजाति है। बाकी सब सही है। मूंगफली की प्रजाति कौशल है, सरसों की वरदान है और चना की प्रजाति वो उदय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? विकल्प है क्षय रोग, टिटनेस, खसरा और हैजा। तो इसका सही उत्तर है वो है खसरा, जिसका प्रतिजैविक द्वारा निदान या उपचार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित या फिर यूँ कह सकते हैं तकनीकी से संबंधित प्रश्न मान सकते हैं, कंप्यूटर तो नहीं कहेंगे। क्या कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं? क्या रेडियो के आविष्कारक कार्ल बेंज है? क्या बैरोमीटर के आविष्कारक ई टोरिसेली हैं? क्या डायनामो के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है, ये बात सही है। बैरोमीटर के आविष्कारक ई टोरिसेली है, ये बात सही है। और डायनामो के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन रेडियो के आविष्कारक कार्ल बेंज नहीं हैं। रेडियो के आविष्कारक है वो है मार्कोनी। कार्ल बेंज है जो इनका संबंध है जो वो है पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार किया था इन्होंने। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। और रेडियो का आविष्कार किया था वो मार्कोनी ने किया था। अगला और अंतिम प्रश्न, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं या फिर स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ व चाल बदलते रहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वो है अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह की और प्रश्न या और क्लास है जो लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।